सत्य सहमति का, स्वीकृति का भूखा नहीं होता। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में हड़ताल पर गए डॉक्टर्स 11 दिन बाद मान मनोबल के बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद काम पर लौटने लगे हैं। भारत में एलोपैथी के 13 लाख डॉक्टर हैं। 2.6 करोड़ मरीज देखे जाते हैं ओपीडी में, जिसमें से लाखों बहुत ही गंभीर मरीज होते हैं। सामान्य दिनों की इमरजेंसी तो मरीजों की भीड़ को संभाल नहीं पाती, तो फिर इन 11 दिनों में क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस ने साबित कर दिया कि डॉक्टर्स अगर चाह जाएं तो सरकार को भी घुटनों पर ला सकते हैं, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। इस मुद्दे को मीडिया से लेकर राजनीति तक जब सभी भुना रहे थे, तो मेडिकल एसोसिएशन भला पीछे क्यों रहता? उनके हड़ताल के पीछे की मंशा अगर साफ होती तो वह सिर्फ अपनी सुरक्षा की नहीं, बल्कि अस्पतालों के अंदर चल रहे गंदे खेल को भी उजागर करते। भारत में लगभग 27,000 मौतें प्रतिदिन होती हैं और उनमें से आधे से ज्यादा मौतें होती हैं अस्पतालों में। तो सवाल यह है कि क्या जो भी मरता है उसके तीमारदार डॉक्टरों से मारपीट करने लगते हैं, या ज्यादातर मामलों में तीमारदार ही पीट दिए जाते हैं डॉक्टरों द्वारा, मेडिकल स्टाफ द्वारा? या फिर क्या मेडिकल एसोसिएशन और सारे डॉक्टर्स यह गारंटी ले सकते हैं कि अस्पतालों में जितनी भी मौतें होती हैं उसमें कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर की, किसी भी अस्पताल की कोई लापरवाही नहीं होती, सारे मरीजों को ईमानदारी और मेहनत के साथ देखा जाता है? इस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए थी कि रैगिंग के नाम पर जो मेडिकल डॉक्टर्स का उत्पीड़न होता है, मारपीट तक होती है, उसका क्या होगा? 2018 से 2022 के बीच में 122 मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, 1270 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया। इसमें से बहुत से शिकार तो महिला डॉक्टर्स भी थी। रैगिंग को रोकने की बात कौन सी एसोसिएशन करेगी? अस्पतालों में एक और भी व्यवस्था काम करती है जिसे कहते हैं दलाली व्यवस्था। निजी हॉस्पिटल की लूट और सरकारी अस्पतालों के भ्रष्टाचार और लापरवाही के बीच की व्यवस्था दलाली व्यवस्था, इसको समाप्त करने की बात भी मेडिकल एसोसिएशन को करना चाहिए था। दलालों के रूप में अनाधिकृत लोग सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, वह भी तो खतरा बन सकते हैं, पर इसकी बात मेडिकल एसोसिएशन ने नहीं की। सिर्फ तीमारदारों को हिंसक बताकर कोलकाता रेप केस की आड़ में अपने पक्ष में चीजों को भुनाने का प्रयास किया गया, और यही वजह है कि सत्य को बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सत्य तो कोई ना कोई बोल ही देगा। कोलकाता रेप केस में जिस अस्पताल में रेप हुआ, हत्या हुई, वह अस्पताल खुद भी भ्रष्टाचार और अनियमितता का गढ़ था। वहां के प्रिंसिपल महोदय नियुक्ति से लेकर हर तरह की खरीद फरोख्त में कमीशन खा रहे थे। उनका ध्यान अस्पताल के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर था ही नहीं। यह उनका रसूख ही तो था कि इधर उन्होंने इस्तीफा दिया और उधर कोलकाता मेडिकल कॉलेज में उसी दिन उनको प्रधानाचार्य बना दिया गया। मेडिकल एसोसिएशन कोलकाता रेप केस की ओट में तीमारदारों के ऊपर हावी होने का दबाव बना रहा था, और काफी हद तक वह सफल भी हो गया। मरीजों को हॉस्टेज बनाकर सरकार को ब्लैकमेल करने का खेल जारी रहा पूरे 11 दिनों तक। अगर ऐसा नहीं था तो सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने वाली मांगे न रखकर उन मांगों को भी रखना चाहिए था जिनकी वजह से सरकारी अस्पताल भ्रष्टाचार और लापरवाही, निजी अस्पताल लूट का पर्याय बन चुके हैं। उनको यह मुद्दा भी रखना चाहिए था कि हर डॉक्टर अपने यहाँ मेडिकल स्टोर क्यों चला रहा है, वो जो दवा लिखता है वह दवा सिर्फ उसके मेडिकल स्टोर में ही क्यों मिलती है। कहीं पर जांच 1000 रुपए में है तो वहीं दूसरी जगह उसी जांच के 3000 से 5000 रुपए तक ले जा रहे हैं। क्यों सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं? क्यों सक्रिय हैं दलाल हर बड़े सरकारी अस्पताल में वहां के मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती करके मुनाफे का खेल खेल रहे हैं, कमीशन खोरी का खेल खेल रहे हैं? कोलकाता रेप केस जैसी ही घिनौनी वारदात मुंबई के किंग एडवर्ड मेडिकल हॉस्पिटल में 50 साल पहले घट चुकी थी। नर्स के साथ ऐसी ही वारदात की गई वहां के स्वीपर द्वारा, और वह नर्स अरुणा सोनबाग 50 सालों तक कोमा में रहकर दिवंगत हो गई। क्या यह घटना काफी नहीं थी मेडिकल एसोसिएशन को जगाने के लिए कि ऐसी गाइडलाइंस जारी हो कि सुनसान वाले क्षेत्रों में, सुनसान वाले एरियाज में सुरक्षा गार्ड तैनात हो, सीसीटीवी कैमरे तैनात हो? खैर, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई डॉक्टर मेरी बात से सहमत होगा, लेकिन सत्य, सहमति और स्वीकृति का भूखा नहीं होता। हड़ताल के आगे सरकारें मजबूर हो जाती हैं, घुटनों पर आ जाती हैं। फिलहाल भारत में तो ऐसा ही होता है कि जो समूह हड़ताल और ब्लॉकेज के जरिए व्यवस्था को हाईजैक कर लेता है वह अपनी मांगों को मनवा ही लेता है। पर भारत में जो हो रहा है या जो होता है वह जरूरी नहीं कि दूसरे देशों में भी होता हो। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में डॉक्टर्स को स्ट्राइक करने का राइट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में भी ऐसे ही कानून बनाए गए हैं। बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, माल्टा, रोमानिया, स्लोवेनिया में भी
स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं हड़ताल पर, डॉक्टर्स वहां पर भी आसानी से हड़ताल पर नहीं जा सकते। फ्रांस और बेल्जियम में डॉक्टर्स को हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है। भारत में डॉक्टर्स तुरंत ओपीडी बंद करके वकीलों की तरह हड़ताल पर कभी भी जा सकते हैं। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है लाखों करोड़ रुपए। इंडियन गवर्नमेंट ने 2024-25 के बजट में 91,000 करोड़ रुपए का बजट रखा स्वास्थ्य सेवाओं पर। राज्य सरकारों का जो बजट है वह अलग से है। जनता के टैक्स से जो स्वास्थ्य जगत फल फूल रहा है वह इतना मजबूत हो सकता है कि सरकारों को भी घुटनों पर ला सकता है। सेना और पुलिस में भी तो समस्याएं हैं। आप जिस फील्ड में जाते हैं वहां की समस्याओं से, वहां की चुनौतियों से वाकिफ होते हैं। कमियों को उजागर करना, अपनी समस्याओं को रखना अलग बात होती है, लेकिन सिस्टम को हाईजैक करके ब्लैकमेल करना अलग बात होती है। मेडिकल एसोसिएशन ने बिल्कुल वैसा ही किया। जिस तरह से सेना और पुलिस को स्ट्राइक का राइट नहीं है, जुडिशरी को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से मेडिकल एसोसिएशन को भी हड़ताल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों को भी हड़ताल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? क्योंकि इतने बड़े विषय पर चुप रहना सही तो नहीं।